नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां श्री रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। वहीं वन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करने वाले हैं। वहीं नगर विकास की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करते नजर आएंगे। वहीं विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, विभिन्न विकास योजनाओं का सीएम योगी निरीक्षण करते नजर आएंगे। वहीं पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की भी सीएम योगी द्वारा समीक्षा की जानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर यह बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। नगर विकास की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करते नजर आएंगे। रामलला जन्मभूमि, साथ ही हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, कई विकास परियोजनाओं का भी इस दौरान जायजा लेते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। 1 बजे सर्किट हाउस में सीएम योगी बैठक करते नजर आएंगे। वहीं वन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करते नजर आएंगे। इसी खबर पर अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस दौरान? अमन, देखो, मैं यहाँ लता चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ की जो तैयारियां हैं, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यहाँ की जो तैयारियां हैं, आप देख लो, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और ये लोगों में जिस तरह से यहाँ जो आला अधिकारी हैं वो निरीक्षण भी कर रहे हैं और साफ सफाई, ये लता चौक है। यहाँ सबसे पहले जो सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो सरकारी विमान से आएंगे और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे उतरेंगे। एयरपोर्ट से सीधा यहीं आएंगे। ये लता चौक है। सबसे पहले यहाँ का निरीक्षण करेंगे। यहाँ के जो वन विभाग के या पुलिस कर्मी, जो इतना आला अधिकारी हैं, आप ये मैं कैमरे से दिखा रहा हूँ, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा जो आला अधिकारियों का जो जुमला है वो पूरा अलर्ट है। और बस कुछ ही देर में जो सूबे के मुखिया हैं, 11 बजे वो अयोध्या एयरपोर्ट पे आएंगे। एयरपोर्ट से सीधा यही आएंगे। और पुलिसिंग सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हो कि है और अयोध्या पुलिस एकदम पूरी अलर्ट मोड पे है। और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का एकदम पल पल का जायजा ले रहे हैं। और सूबे के जो मुखिया हैं सबसे पहले लता चौक पे आएंगे। और ये आपने देखा कि लता चौक पे जो यहाँ पे साफ सफाई और सज्जा यहाँ पे जो जोरों से चल रही है, वो पूरा जो सूबे के मुखिया है वो यहाँ आएंगे। यहाँ से सीधा हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी भगवान रामलला के दरबार में भी मत्था टेकेंगे। और वहां के जो आला अधिकारी हैं, चाहे TNT टाटा के हो चाहे LNT के हो, उनके साथ जो निरीक्षण है, कितना काम बाकी है और कितना अभी जो कुछ पूरा नहीं है, उसका भी साथ चर्चा भी करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे। और वहां से जो स्थलीय निरीक्षण है उसके करने के बाद वो सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में जो प्रदर्शनी है विभागों की, नगर निगम की और वन विभाग की, उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो आला अधिकारी हैं उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी बैठक करेंगे। और आने वाले जो तीर्थ भगवान राम के निमंत्रण जो जिसको दिया गया है, जो भी यात्री आएंगे, जो भी VIP आएंगे, उनको रहने खाने की और ठहरने की, वो कैसे आएंगे, क्या उनकी सुरक्षा है, कैसे जो पूरा दायित्व है, वो जो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है, वो सारे अधिकारियों के साथ वो बैठेंगे। चाहे वन मंत्री हो चाहे नगर विकास मंत्री हो, वो कल से ही डेरा डाल चुके हैं। और अयोध्या में जो सारा पूरा कैबिनेट विभाग के जो सारे अधिकारी हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। जी अमन। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। विकास योजनाओं का सीएम योगी द्वारा निरीक्षण किया जाना है, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज बीजेपी के महासचिवों की बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होनी है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी महासचिवों की बैठक होनी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी महासचिवों की आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस बैठक के दौरान? देखिए, बिल्कुल बीजेपी महासचिवों की ये बैठक है। आज दोपहर बाद ये बैठक होती नजर आएगी और 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा इस बैठक में होती हुई नजर आएगी। किस मसले के साथ में जनता के बीच में पहुंचना है, क्या क्या मुद्दे जो है वो आज जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियां हो गई, आम जनता से जुड़े हुए जो वादे हैं वो किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा जो इंडिया गठबंधन के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होती हुई नजर आ रही है, तो उसमें काउंटर रणनीति किस तरीके से जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये महासचिवों की बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी महासचिवों की आज दिल्ली में बैठक की जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होती हुई नजर आएगी। शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया जाना है, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनती नजर आएगी। दिल्ली में आज बीजेपी महासचिवों की यह बैठक बुलाई गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 जनवरी को बीजेपी द्वारा एक बड़ी बैठक की जानी है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, जहां यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा जाएगा। वहीं लोकसभा चुनावों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। 11 जनवरी को बीजेपी की यह बड़ी बैठक होगी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, 11 जनवरी को एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की देखी जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। कितनी अहम रहने वाली है ये बैठक और क्या कुछ चर्चा होगी? बिल्कुल अमन, ये सरकार और संगठन के बीच की बैठक होगी, क्योंकि सरकार संगठन में किस तरीके से आगे काम किया जाए, समन्वय स्थापित करने के बाद इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम होंगे, इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम और संगठन के मंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों को लेकर लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयार कर रही है। चाहे वो बैठक में लोकसभा सीटों को लेकर क्लस्टर योजना जो बनाई गई सामाजिक, उसको लेकर उनका तैयार किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी हैं उनकी भी कहीं न कहीं स्कैनिंग धीरे धीरे शुरू होगी। उन पर जो सर्वे कराया गया था, जो विस्तारक हैं, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये भी तय करना हो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रत्याशियों की बात करें या फिर आगामी जो संगठन द्वारा लगातार जो अभियान चलाए जा रहे हैं मिशन 2024 को लेकर, उनको लेकर लगातार तैयारी चल रही है। और पिछली जो काम किए गए उसका फीडबैक और आगे क्या कुछ करना है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अनूप, यहां पर आपसे जानना ज्यादा ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से एक तरीके से दिल्ली का रास्ता खुलता है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो यहां पर ग्राउंड जीरो पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आधी जीत तो एक तरीके से दर्ज कर ही ली है, क्योंकि अन्य पार्टियां जहां भी आंतरिक कलह और भी कई चीजों से जूझ रही है, भारतीय जनता पार्टी अब सीधा अपनी रणनीति को लेकर चर्चा करती हुई नजर आ रही। कितना अहम रहने वाला है ये उत्तर प्रदेश सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए? बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश एक उम्मीदों वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे 80 लोकसभा सीटें हैं, तो निश्चित रूप से जो दिल्ली की सरकार बनती है उसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहती है। और आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर जो प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अभी देखा तीसरी बार सरकार लोकसभा चुनाव होने जा रही, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश यानी काशी क्षेत्र से हमें 2 बार के सांसद रहने के बाद फिर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो इस बार भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को कि इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार 80 सीटें में से 80 सीटों का लक्ष्य है।
वही वो विपक्ष की बात करें। विपक्ष हालांकि ये कुछ पार्टियों में बात करें तो आंतरिक कलह की वजह से कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो अपना जमीनी स्तर पर तैयारी तो कर रही है, लेकिन उसके जो बूथ स्तर की बात करें या फिर जमीन मजबूत करने की बात करें या जो उनका जो बेस वोटर है वो आज खिसक चुका है, तो उनको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो उनका बेस वोटर पहले सरकारों में हुआ करता था उसको भी अपने पक्ष में लाना है, और प्लस अगर सरकार में हस्तक्षेप करना है, चुनाव में सीटें बढ़ानी है, तो उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। 11 जनवरी को यह बड़ी बैठक देखी जाएगी जिसमें यूपी में 80 से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुमार सिंह, तमाम जानकारी के लिए। 11 जनवरी को यह बड़ी बैठक देखी जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। मस्जिद की 2 SLP पर सुनवाई होनी। वहीं ईदगाह पक्ष ने यह याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। लगातार चल रहे शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही दिन में भी रातों की भांति सर्दी का एहसास होगा। तस्वीरें अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज और मथुरा से, जहां पर किन्हीं स्थानों पर कोहरा देखा जा रहा है जिसके चलते विजिबिलिटी कम नजर आ रही। वहीं कई जगह लोग ठंड से बचते हुए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने जहां पर कोहरा देखा गया। गोरखपुर से तस्वीरें सामने जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। परेशान कर रही है, व्यवस्था भी जैसा चल रहा वैसा संतोषजनक है। कहीं कहीं लोग अपना अलावा भी जलाए, कहीं कहीं सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से है जो कि उसका लाभ ले रहे हैं। और 2-3 दिन से, गत दिनों से ज्यादा ठंडी बढ़ रही है, इसलिए व्यवस्था भी थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं सरकार लोग। सर्दी चल रही है, काफी चल रही है, आग भी चल रही है, और जो है आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। हाँ, कोहरा भी है मतलब, और जो है वाहन जो है रोड पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं इस समय। कुछ नहीं सर, ठंड का आनंद लिया जा रहा है सर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और ठंड बहुत बढ़िया पड़ रही है सर, और ठंड पड़ना ही बहुत जरूरी है सर। इसमें खेती वेती और अपना आराम से बढ़िया, ठंड नहीं पड़ेगी तो सर खेती बाड़ी नहीं होगी, इससे महंगाई बढ़ेगी सर। और ठंड का तो मजा लीजिए सर। मैं तो सब भाइयों से कहता हूँ सुबह सुबह अपना निकलिए, एंजॉय करिए, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास ये है। और फिर हाँ, थोड़ा ये है कि थोड़ा ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा अपना सावधानी बरतें, और वैसे सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है सर। यह बहुत ठंडी है और काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, और इसीलिए हम लोग आगे ताप रहे हैं, बैठ के काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठंड का मौसम है और कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। ऐसे में किस तरीके की बीमारियां होती हैं और इससे किस तरीके के बचाव होते हैं, आज हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर देहात के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय त्रिपाठी उनसे जानेंगे कि आखिर इस ठंड से लोगों को किस तरीके की बीमारियां होती है, कैसे बचाव होते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार बढ़ती ठंड से किस तरीके की बीमारियां होती है और इसके बचाव कैसे? मेरा नाम डॉक्टर संजय त्रिपाठी है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। ठंड के दिनों में सबसे कॉमन जो सबसे सामान्य समस्या जो है वो हार्ट की होती है। जब भी ठंड बढ़ेगी, विंटर सीजन में जब भी टेम्परेचर तापमान कम होगा और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में रहता है कि हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे ज़्यादातर जो है ठंड में जब भी ज़्यादा मतलब ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो हार्ट को सप्लाई करने वाली, हार्ट मसल को सपोर्ट करने वाली, सप्लाई करने वाली वेसल्स में दबाव पड़ता है ना, और वेसल्स कई बार सिकुड़ जाती हैं। उससे क्या है कि हार्ट की मसल में दबाव पड़ता है और हार्ट पंप करना कम कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक होना या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, एंजाइना होना, स्ट्रोक होना, इस टाइप की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए सबसे सामान्य प्रिकॉशन ये रखना है कि मतलब कोशिश करना है कि ठंड से बचें, मतलब गर्म कपड़ों में रहें और ज़्यादा खुली हवा में ना निकलें, और बहुत मतलब ठंडे पानी का सेवन ना करें नहाने में इस तरीके से। दूसरा, आजकल यंगेस्ट जो मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। कई बार क्या मस्कुलर एक्सरसाइज करने से भी हार्ट की वेसल पर प्रेशर पड़ता है और छोटा मोटा एंजाइना, कई बार हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है।
अच्छा, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है, अगर देखा जाए तो किस एज के लोगों को ज्यादा इफेक्ट होता है इस ठंड में? मतलब कॉमनली अगर एज से रिलेटेड देखें तो जो लोग जिनको किसी प्रकार की कोई कोमोर्बिडिटी है, मतलब उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या पहले से सीएडी है, इस टाइप की बीमारियों से पीड़ित हैं, और उसके साथ साथ उनको उनका एज अगर मतलब 45 साल से ज़्यादा है तो उनको मतलब ठंड से होने वाली बीमारियों का एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो यंगेस्ट हैं, जो बहुत ओबेज हैं या फिर जिनके लिपिड्स बहुत ज़्यादा डिरेंज रहते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स ज़्यादा हाइपरलिपिडीमिया होने की वजह से ब्लड के वेसल में फ्लो कम रहता है, उनको भी एंजाइना की संभावना बढ़ जाती है। तो आजकल ये देखा गया कि यंगेस्ट में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कारण स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल है। अच्छा, देखने में ये भी आया कि लोग ठंड से बचने के लिए जिस तरीके से घरों में हीटर का और ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, तो आंखों से संबंधित कुछ बीमारियां आई हैं, इस पर किस तरीके से लोगों से बचाव करना चाहिए? मतलब हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल करने से क्या होता है, इसका मेन रीजन है कि जब भी आप बंद कमरे में हीटर चलाते हैं, ब्लोअर चलाते हैं, या गाड़ी में भी आपने देखा होगा कि आप ब्लोअर एकदम से चलाते हैं तो उसमें CO2 रिटेन होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने से सर दर्द होना और सफोकेशन होना और सांस फूलना, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो कई बार ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके हमारे साथ डॉक्टर संजय त्रिपाठी वरिष्ठ चिकित्सक है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर ठंड से बचने हैं तो ऊनी कपड़े पहनने होंगे और बचाव जो है वो बेहतर ढंग से करना होगा। ब्लोवर को इस तरीके से बताया कि अगर कमरे में लगाकर उससे आराम तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है। कानपुर देहात से वरुण शुक्ला, जनता टीवी। बुलेटिन में रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों की ओर। सहारनपुर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। श्रावस्ती में श्री राम कथावाचक मुरारी बापू का कार्यक्रम प्रस्तावित, 13 जनवरी से 21 जनवरी तक होगा कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। अमेठी में अज्ञात ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में विधायक की सजा पर जिला जज ने लगाई रोक, MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा, अगले आदेश तक दी जमानत। लखनऊ में सड़कों पर उतरी कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब, कई चौराहों का किया निरीक्षण, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के दिए निर्देश। उन्नाव में डीएम अपूर्वा दुबे ने ली बैठक में विकास कार्यों की हुई समीक्षा, विकास कार्यों में खराब प्रगति को लेकर विभागीय अधिकारियों को लगाई फटकार। ललितपुर में पति बना हत्यारा, मासूम बेटी को भी उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्या के 4 घंटे बाद ही किया आरोपी का खुलासा। सपा पार्टी का मिशन 2024 इटावा के जिला अध्यक्ष ने जिला कार्य समिति का किया गठन, पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कानपुर देहात में ग्राम प्रधान की मनमानी, महिला के साथ मारपीट करते वीडियो हुआ वायरल, कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर BKU राजनैतिक ने बनाई झोपड़ियां, सपा नेता हरींद्र मलिक ने भी दिया समर्थन, गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर BKU कर रहा प्रदर्शन। अमरोहा में 2 महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। फतेहपुर में आशीष हत्याकांड में पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने, पीड़ित पक्ष को जमकर लगाई फटकार, इंस्पेक्टर की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई वायरल। मिर्जापुर में उमर वैश्य क्षेत्रीय समिति की हुई बैठक, बनारस के स्वजातीय बंधुओं ने की शिरकत, राम जी का स्मृति चिन्ह किया भेंट। गोंडा में महाराज दिलीप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, सांसद ब्रजभूषण शरण ने गौ माता के मंदिर का किया उद्घाटन, मौके पर हजारों लोग रहे मौजूद। कानपुर में पुलिसकर्मी की दबंगई, 2 युवकों के साथ मारपीट कर की अभद्रता, पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। आगरा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा, जमकर चले लाठी डंडे, 12 लोग हुए घायल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।